हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 16। आज हम देखेंगे स्टार्च के बारे में और थोड़ा-सा हम ब्लू के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास भी आपकी बहुत लंबी नहीं होगी, क्लास होगी आपकी छोटी ही लेकिन इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर इसको समझिएगा और नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ये स्टार्च क्यों लगाते हैं? हम कपड़ों पर स्टार्च क्यों लगाते हैं? तो आपको पता है कि वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस पर कलफ का प्रयोग करते हैं। नए वस्त्रों को जब आप धोते हैं, धोने के बाद ये कुछ समय बाद जो इस पे माड़ लगे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो नरम पड़ जाते हैं। तो अपने कपड़ों में नवीनता लाने के लिए, चमक लाने के लिए क्या करते हैं हम? तो हम उन पर माड़ का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम उन पर स्टार्च लगाते हैं, हम उन पर कलफ लगाते हैं। अब ये कलफ किस-किस का होता है? तो कलफ आपका वानस्पतिक जगत का होता है। जैसे हम वानस्पतिक स्रोत जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मकई हो गई, आलू हो गया, टैपियोका हो गया, इन सभी का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं? स्टार्च प्राप्त करते हैं। और इन सभी में पाए जाने वाले स्टार्च में मतलब इन सभी में पाए जाने वाले स्टार्च कण जो आकृति और गुण में परस्पर भिन्नता लाए हुए होते हैं। इनकी चिकनाई और इनके कड़ेपन में भी अंतर पाया जाता है और वस्त्रों में कलफ देने के लिए आवश्यकता अनुसार इनका चुनाव हम कर लेते हैं। जिस तरह से हमारा वस्त्र होता है, उसी तरह से हम क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। अब कार्बोज यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये जो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पृथ्वी से जल ग्रहण करके इनकी आपस में प्रक्रिया होती है। कार्बोज और क्या तो प्रक्रिया से क्या होता है? कार्बोज और ऑक्सीजन बनता है। इसी से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये हमने बचपन से पढ़ रखा है। मतलब कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च का हम निर्माण करते हैं। ये तो रही हमने बात समझ ली। हम ये जो स्टार्च देते हैं, कलफ देते हैं, क्यों देते हैं? तो इससे वस्त्रों में कड़ापन आता है, चिकनाई आती है, वस्त्र देखने में भी अधिक सुंदर लगते हैं। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा-सा समझते हैं बात को। ये वही बात है कि वस्त्रों में नवीनता, ताजगी और कड़ापन लाने के लिए हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं। ये तो हमने समझ लिया, हमें ये पता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च के प्रकार के बारे में। हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्च किस-किस का बनता है, ठीक? तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले आपका आता है गेहूँ का स्टार्च। गेहूँ का स्टार्च क्या होता है? यह एक अच्छा स्टार्च होता है। ये जो आपका गेहूँ का स्टार्च होता है, ये आपका एक अच्छा स्टार्च होता है। वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हमने ये तो पहले ही देख लिया कि हम जो है स्टार्च क्यों देते हैं? तो हम स्टार्च देते हैं कपड़ों को कड़ा करने के लिए। लेकिन ये जो आपका गेहूँ का स्टार्च होता है, ये एक अच्छा स्टार्च माना जाता है, ठीक? अब वहीं अगर दूसरे स्टार्च की बात की जाए तो वो है आपका चावल का स्टार्च। एक स्टार्च हमने क्या देखा? एक स्टार्च हमने देखा गेहूँ का। दूसरा क्या आ गया? चावल का स्टार्च, राइस स्टार्च या फिर आप इसे चावल का कलफ भी बोल सकते हैं। सामान्यतः जिन घरों में माड़ पसाकर चावल बनाया जाता है यानी कि चावल का मतलब भात जो हम पकाते हैं, वहाँ इस माड़ का प्रयोग कलफ देने के लिए किया जाता है। वैसे भी चावल का पानी बहुत उपयोगी होता है, इसे हमें फेंकना नहीं चाहिए।
तो अलग से माड़ बनाने के लिए 2 लीटर पानी में आप 5 टेबल चम्मच जो आपका 5 टेबल चम्मच चावल डालकर पकाएँगे और जब चावल के दाने खूब पक जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम फेंट देते हैं या फिर हम उसे घोट देते हैं और वो क्या हो जाता है, वो आपका मतलब स्टार्च बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि चावल का स्टार्च गेहूं के स्टार्च से अच्छा माना जाता है, यानी कि ये आपका सर्वोत्तम स्टार्च होता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि जो चावल का स्टार्च होता है वो गेहूं के स्टार्च से अच्छा होता है, यानी कि ये सर्वोत्तम स्टार्च होता है। वहीं अगली बात की जाए मक्के का कलफ, यानी कि मक्के का स्टार्च जो होता है, ठीक? तो ये क्या होता है, जो मक्के का मैदा होता है, यानी कि मक्के को हमने पिसा लिया, तो मक्के का मैदा कलफ बनाने के काम में आ जाता है। अब इससे भी उसी प्रकार से आप कलफ तैयार करते हैं, जैसे आपने गेहूँ के मैदे का कलफ तैयार किया। मतलब आपने गेहूँ के मैदे को क्या किया था, तो उसे भी हमने पानी-वानी में घोल कर उसका पेस्ट बनाया था और उसी को हमने क्या बनाया था, माड़ बनाया था। अब जो आप मकई के स्टार्च से बनाते हैं, वो क्या होते हैं, ये आपके जो तैयार क्लफ होते हैं, ये थोड़े महँगे होते हैं और इनका क्लफ वस्त्रों पर खुरदुरापन ला देता है, ठीक? इसीलिए हम इनका कम प्रयोग करते हैं। ये मध्यम श्रेणी का आपका स्टार्च होता है। अन्य स्टार्च के साथ मिश्रण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक? अगला जो आपका स्टार्च है, वो है आपका अरारोट पाउडर का स्टार्च। अरारोट पाउडर का स्टार्च क्या होता है? तो यह एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। जो अरारोट होता है, एक प्रकार की जड़ होती है पौधे की, जिसे हम सुखाकर पाउडर बना लेते हैं और फिर हम इन्हें वही मैदे के, मकई के पेस्ट की तरह इनको भी बना लेते हैं और इनकी जड़ों का चूर्ण बना लिया हमने, लेकिन जो इनका स्टार्च बना, वो भी आपका मध्यम श्रेणी का ही बना। अभी तक हमने जितने भी स्टार्च की बात की, उसमें सबसे अच्छा स्टार्च आपका क्या देखा आपने? सबसे अच्छा स्टार्च आपने देखा चावल का, ठीक? अब अगर बात की जाए टैपियोका, टैपियोका कहाँ का फ़ेमस है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टैपियोका कहाँ का फ़ेमस है? आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी, तो आपने उसमें पाया होगा। किस एनसीईआरटी में है ये आपका अ, याद नहीं मुझे, लेकिन 3rd टू 5th के बीच की ही किसी एनसीईआरटी में दिया गया है टैपियोका के बारे में। जहाँ पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खाद्य के बारे में बात किया था, ठीक? तो ये टैपियोका आप बताएँगे कहाँ का है? टैपियोका का जो स्टार्च होता है, ये दक्षिण भारत से है, ये इतना मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन नाम आप बताएँगे कि दक्षिण भारत में कहाँ का? तो कसावा के पौधे से इसको हम प्राप्त करते हैं और ये क्या होता है, इसका भी हम चूर्ण बनाकर ही प्रयोग में लाते हैं। ये जो आपका ये कंद होता है, जो टैपियोका होता है, बिल्कुल देखने में आपके शकरकंद जैसा दिखता है, लेकिन मीठा नहीं होता है। इससे आप कैसा स्टार्च बनाते हैं? तो इससे आप आलू के जैसा स्टार्च बनाते हैं। अभी आलू का स्टार्च तो नीचे है आपका, हम उसके बारे में भी अभी समझते हैं। तो ये क्या था आपका टैपियोका। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है आज, क्या टैपियोका कहाँ का फेमस है? इतना तो पता है कि दक्षिण भारत का है, लेकिन दक्षिण भारत में कहाँ का है? अगला क्वेश्चन है आपका आलू का स्टार्च। आप आलू का स्टार्च कैसे बनाते हैं? तो जो आलू का स्टार्च है, वस्त्र में कलफ और कड़ापन देने के लिए हम उपयोग करते हैं, ये हमने पहले ही समझा। लेकिन हम इस स्टार्च को बनाते कैसे हैं? तो हम करते क्या हैं, आलूओं को छीलकर उसे पीस लेंगे सबसे पहले। जो हमारी कच्ची आलू है, उसको हम क्या करेंगे, छीलकर उसे पीस लेंगे।
पिसे आलुओं को दबाकर उनका जो स्टार्च होता है, जो व्हाइट रस निकलता है सफ़ेद वाला, उसे हम निकाल लेते हैं। अब इस जो हमारे लिक्विड निकलता है, इसको हम छान कर पानी मिलाकर अब इसे पकाएँगे। पकने पर आलू का जो गाढ़ा कलफ तैयार होता है, आलू का कलफ बनाने के लिए अधिक श्रम लगता है। ये जो आपका गाढ़ा तैयार होता है द्रव, यही आपका कलफ होता है, लेकिन जो आलू का स्टार्च होता है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अतः जो आलू का कलफ होता है, हम इसे प्रयोग में नहीं लाते हैं। हम तो भैया भारतीय बड़े ही आलसी इंसान हैं। हमें जो मेहनत का कार्य लगेगा, हम उसको करने वाले नहीं हैं। हम आसान से आसान तरीकों को ही ढूँढते हैं, क्योंकि जब ये आलू का स्टार्च बनाने में, सॉरी, आलसी नहीं बोल सकते हैं, हमारी इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, तो ऐसे में हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द ख़त्म हो और जिसमें समय भी कम लगे और हमारा श्रम भी कम लगे, ठीक? तो इसीलिए आलू बनाने मतलब आलू का जो स्टार्च बनाने का प्रोसेस होता है, ये आपका बहुत महँगा पड़ जाता है, यानी कि समय बहुत लेता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। जाओ भैया तुम आराम करो। अगला है गोंद का स्टार्च। अब ये गोंद का स्टार्च क्या होता है, यानी कि गम का गम का कलफ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ऊनी व रेशमी वस्त्रों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये तो रही बात जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किसके लिए प्रयोग करते हैं। अब गोंद का कलफ गहरे रंग के जो आपके सूती वस्त्र हो गए, रेशमी हो गए, जरी की साड़ी हो गई, इन सब पर हम प्रयोग करते हैं। अब स्टार्च का कलफ देने के लिए ऐसी साड़ियों पर सफ़ेद धब्बे पर पड़ जाते हैं। क्या होते हैं? सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं साड़ियों पर। इसलिए इनमें कलफ देने के निमित्त हम गोंद का प्रयोग करते हैं, जो आपके महँगे कपड़े होते हैं। रेशमी वस्त्रों में एक प्रकार की प्राकृतिक चमक और कड़ापन रहता है। ये हमने पढ़ा है कि रेशम जो होता है अपने चमक के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आप इनकी निरंतर धुलाई-सफाई करते रहते हैं, तो इनकी चमक में कमी आ जाती है, इनकी क्या होती है, इनका जो कड़ापन होता है, वो भी नरम हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे जैसे जब आपके पास नई-नई शर्ट आती है बनकर, तो आप देखेंगे वो जो उसका कॉलर होता है और जो हाथ का होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाजू जो होती है, वहाँ पर देखिए क्या लगा होता है। छोड़िए वो सब। आप में से जो लोग वो सलवार और कुर्ती पहनते हैं, तो आजकल सलवार क्या होता है, चौड़े मुँह का बनाया जाता है और उसमें क्या लगा होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे! क्या लगाते हैं जो कॉलर वगैरह पर लगाते हैं? नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो बिल्कुल कड़ा-कड़ा सा होता है, आपने देखा होगा कॉलर वगैरह पर लगता है। तो स्टार्टिंग में वो कितना कड़ा-कड़ा रहता है, लेकिन जब हम उसकी धुलाई करते रहते हैं, धुलाई करते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, नरम पड़ जाता है। तो वैसे ही आपके जो रेशमी वस्त्र होते हैं, उनमें प्राकृतिक चमक होती है, उनमें प्राकृतिक कड़ापन होता है। लेकिन जब आप उनकी धुलाई-सफाई करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे वो डल पड़ जाते हैं। अब उनको चमक देने के लिए हमें कलफ करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक? तो ये तो हमारी रही बात किसकी? गोंद के स्टार्च की। अगला जो आपका स्टार्च है, और ये जो गोंद का स्टार्च है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको बबूल के पेड़ों से प्राप्त होता है। और अगला आपका क्या है? अगला है ब्रिटिश गोंद का स्टार्च। जो हमारा अगला स्टार्च है, वो है हमारा ब्रिटिश गोंद का स्टार्च। अब इस गोंद का निर्माण कृत्रिम विधि से किया जाता है। जो आप अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि जो हम अभी तक जो कलफ का प्रयोग कर रहे थे, वो हमारे प्राकृतिक जगत के थे। चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, मकई हो, अरारोट हो, आलू हो, साबूदाना हो या फिर वो आपका गम हो यानी कि गोंद हो, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त हो रही थी? प्रकृति से प्राप्त हो रही थी। लेकिन अगर हम अब बात करें ब्रिटिश गोंद की, तो ये क्या थी? ये आपकी गोंद जो थी ये निर्माण किया गया कृत्रिम विधि से।
अब इसका प्रयोग सहज एवं सरल है। आपने देखा होगा कि चाहे वो रंग की बात की जाए या फिर रेशे की बात की जाए या कोई भी बात की जाए, तो जब प्राकृतिक रंग होता है तो उसको प्राप्त करने में काफ़ी श्रम लगता है, काफ़ी समय लगता है और साथ ही साथ आपका क्या महँगा भी होता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कृत्रिम की, तो कृत्रिम कपड़ों का रख-रखाव भी आसान होता है, कृत्रिम रंग भी आसानी से प्राप्त होता है, चढ़ना भी आसान होता है। तो वैसे ये गोंद भी है, जो कृत्रिम गोंद बनाया गया ये क्या था, इसका उपयोग सहज था, सरल था। यह ठंडा पानी में घुल जाता था। यह एक अच्छा स्टार्च माना जाता है, जो हमारे समय, श्रम और पैसे की बचत करता है, वो अच्छा भी होता है। साथ ही साथ क्या करता है, जब जल्दी हो जाता है कोई काम, जैसे हम कपड़ों की सिलाई अगर हाथ से करें, तो वो क्या होती है, वो समय ज़्यादा लेती है। लेकिन वहीं अब जब हम मशीन के द्वारा हर काम कर रहे हैं, तो हमारे समय, श्रम, धन सब की बचत हो रही है। इसीलिए जो हमारा जब कृत्रिम गोंद बनाया गया सॉरी जो कृत्रिम आपका स्टार्च बनाया गया, वो क्या था? वो प्रयोग करने में भी आपका सहज था, सरल था। ठंडे पानी में भी घुल जा रहा था, उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी कि हम उसे चलें पीसें, उसे चलें पकाएँ, फिर उसका हम माड़ बनाएँ, यानी कि हम उसका कलफ बनाएँ, फिर कपड़ों पर लगाएँ। यहाँ पर क्या था, ये आपका ठंडे पानी में भी घुल जा रहा था, तो हम इसे घोल-घाल के क्या कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे। इसका उपयोग करना हमारे लिए सहज था, सरल था और ये एक अच्छा स्टार्च भी माना जा रहा था। अब अगला जो है आपका क्या है? अगला है आपका जिलेटिन का कलफ। जिलेटिन का कलफ क्या होता है? तो जिलेटिन का मतलब गोंद का कलफ देने के बाद अगर गोंद का कलफ देने के बाद भी अगर साड़ी के जरी या फिर बॉर्डर को चमकदार और कुछ और कड़ा बनाना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम जिलेटिन का प्रयोग करते हैं, ठीक? ये तो रही हमारी बात जो है किसकी? स्टार्च की। इसमें साथ में कभी-कभी जो है अंडे की जर्दी का भी कलफ लगाया जाता है। तो अंडे की जर्दी का कलफ क्या होता है? जो अंडे की जर्दी का कलफ होता है, तो धोबियों के द्वारा अंडे की सफेदी का प्रयोग सिपाहियों और सैनिकों की वर्दी में कड़ापन और चमक लाने के लिए किया जाता है। किसका? अंडे की सफेदी का, ठीक? इससे वस्त्र अधिक मतलब अधिक कड़े हो जाते हैं और जो उनके परेड-वरेड के अवसर पर क्या करते हैं, उनमें सफेदी रहती है। इनमें क्या करते हैं हम, इसीलिए जो धोबी होते हैं, वो सिपाहियों और सैनिकों के कपड़े के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंडे की सफेदी का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक? ये तो हमने बात कर ली कलफ की कि हम कलफ क्यों देते हैं कपड़ों पर। तो अब आपको ये भी पता है कि रेडीमेड क्लफ भी आ गए हैं, तो बाज़ार में आपको तैयार क्लफ का पाउडर भी मिल जाता है, जो 2-3 प्रकार के स्टार्च मिश्रित होते हैं, इनको हम डिब्बे में भर देते हैं और डिब्बे पर आपको निर्देश दिया होता है कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, हम वैसे ही लाकर उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये और भी अच्छा हो जाता है, हमारे लिए और भी काम आसान हो जाता है। कुछ आपके रंगीन स्टार्च भी होते हैं, तो रंगीन वस्त्रों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रंगीन जो है इनका रंगीन कलफ का प्रयोग कर लेते हैं। अब तो जो है ज़माना बदल रहा है, तो हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें जो है अब बाज़ार से ही रेडीमेड चीज़ों को लाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय कहाँ होता है कि हम चलें जो है अब हर चीज़ बनाएँ। अपने हाथ से अब हर चीज़ नहीं बना सकते हैं, समय का अभाव है हमारी ज़िंदगी में। तो ये हमने बात कर ली स्टार्च की। अब हमें थोड़ा-सा ब्लू के बारे में भी चर्चा करना है, हमें थोड़ा-सा नील के बारे में भी चर्चा करना है कि नील क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों कपड़ों पर दिया जाता है। तो विशेषता ये जो आपका नील दिया जाता है ना, ये सूती वस्त्रों को धोने के बाद उस पर नील लगाया जाता है। सूती सफ़ेद वस्त्रों पर, ठीक?
माड़ के साथ-साथ नील लगाते हैं। कोई-कोई क्या करते हैं, माड़ के साथ-साथ ही नील लगा देते हैं, यानी कि जो हमने अभी कलफ की बात की, तो कलफ देते टाइम ही हम क्या करते हैं, नील लगा देते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहनने और धोने के बाद क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उनकी सफ़ेदी कम हो जाती है। अब जब सफ़ेदी कम हो जाती है, तो कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अब उनके पीलेपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नील का प्रयोग करते हैं, इससे उनमें सफ़ेदी आ जाती है। आपको पता है कि सफ़ेद वस्त्र पर सफ़ेदी लाने, पीलापन दूर करने व मटमैलेपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नील का प्रयोग करते हैं। नील का प्रयोग आप रंगीन वस्त्रों पर नहीं करते हैं। क्या आपने कभी रंगीन वस्त्रों पर नील का प्रयोग किया है? नहीं, आपने कभी रंगीन वस्त्रों पर नील का प्रयोग नहीं किया है। इसका उपयोग नील या फिर क्रीम रंगों पर इनके वस्त्रों पर नहीं किया जाता है। आप किस पर करते हैं? तो ये आप व्हाइट रंग पर करते हैं, ठीक? अब आप जो नील प्राप्त करते हैं, नील प्राप्त करने के आपके कितने स्रोत होते हैं? तो नील प्राप्त के 2 ही माध्यम हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों ही माध्यमों से आप नील को प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रूप में ये वनस्पति से और खनिज से हमें प्राप्त होते हैं और नील के पौधे की पत्ती से नील निकाला जाता है। और आपका जो कृत्रिम रूप से ये कैसे कोल तार से तैयार करते हैं, जो आपके कृत्रिम नील होते हैं, इनको आप कोल तार से तैयार करते हैं, ठीक? तो जो नील के कारण से आपके वस्त्रों में सफ़ेदी भी आ जाती है और इनमें नवीनता भी दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम नील के प्रकार को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे थोड़ा-सा बात कर लेंगे थोड़ी-सी इनकी सावधानियों के बारे में, जो कि हमें समझना चाहिए, हमने नोट डाउन नहीं किया है। तो सबसे पहले जो नील प्राप्ति के साधन हैं, वो 4 हैं आपके। सबसे पहला क्या है, अल्ट्रा मैरीन नील। क्या है आपका, अल्ट्रा मैरीन ब्लू। अब ये क्या होता है, ये आपका सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला नील होता है। कुछ लोग इसके रंग को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो इससे रंग मिलता है वो जामुनी होता है। तो ये नील खनिज तत्वों से निर्मित होता है। पहली बात, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, ये खनिज तत्वों से निर्मित होता है। इसे सोडा ऐश, सोडियम सल्फेट, लकड़ी का कोयला, सल्फर तथा मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। तो जो आपका अल्ट्रामरीन होता है, इसको आप कैसे निर्मित करते हैं? तो आप इसको सोडा ऐश हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, लकड़ी का कोयला हो गया, सल्फर तथा मिट्टी के द्वारा आप इसको निर्मित करते हैं। ये जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? ये आपका जल में घुलन अघुलनशील होता है। तो और ये रंग कैसा देता है? तो ये आपको रंग जामुनी देता है। अब जल में घुलनशील नहीं होने के कारण, जल में अघुलनशील होने के कारण एक बार घोलने के बाद ये नील तली में क्या होता है? बैठ जाता है। वस्त्र डुबोने के पहले इसे घोलकर हमें अच्छी प्रकार से मिला लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद वस्त्रों को हमें इसमें डालना चाहिए, ठीक? तो हम आपको क्या ध्यान रखना है? अल्ट्रामरीन के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये आपका सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग होता है। ये कैसे होता है? तो खनिज द्वारा निर्मित होता है। इसमें आप सोडा ऐश, सोडियम सल्फेट, लकड़ी का कोयला, सल्फर तथा मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ आपका ये अघुलनशील है, इसीलिए आपको इसे पहले अच्छे से घोलना होता है, नहीं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका तली में बैठा रहता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका अल्ट्रामरीन जो है ब्लू है, ये कैसा रंग देता है? तो ये आपको देता है जामुनी रंग, ठीक? ये रही हमारे पहले नील की बात। अब दूसरा नील हमारा आ जाता है पर्शियन ब्लू।
अब ये पर्शियन नील क्या है? तो जो आपका पर्शियन ब्लू है, इसमें लोहे के महीन कण चूर्ण के रूप में मिलाए जाते हैं। ये आपका बहुत लोकप्रिय नहीं है। क्यों? आपको पता है कि इसमें जो होता है क्या, लोहे के महीन कण जो हैं वो मिले होते हैं ताकि यह जल में पूर्ण रूप से घुल सके। इससे पानी में डालते ही लोहे के कण जल में सारे जगह पर फैल जाते हैं। इसके साथ ही नील सर्वत्र समान रूप से आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे, इसकी खोज हुई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक? कब हुई थी? इसकी खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी। ये आपका अधिक लोकप्रिय नहीं है, ध्यान रखेंगे। कम घुलनशील होते हैं। इसे आयरन सल्फेट तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मिश्रण के द्वारा हम घुलनशील बनाते हैं। तो आपका पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका पर्शियन ब्लू है, ये आपका जल में तो कम घुलनशील है, लेकिन इसे हमें घुलनशील बनाने के लिए आयरन सल्फेट तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मिश्रण के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, इसे हम घुलनशील नील बनाते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये आपका चढ़ जाता है। इससे लौह कणों की उपस्थिति के कारण जंग लगने की भी संभावना बनी रहती है पूरी-पूरी, ठीक? अब अगले नील की बात की जाए तो एनिलीन नील है। अब ये एनिलीन नील क्या होता है? तो ये आपका कोल तार रंगों से निर्मित नील होता है। जो आपका एनिलीन नील होता है, ये कैसे निर्मित होता है? तो ये कोल तार रंगों से निर्मित नील है। यह जल में अधिक घुलनशील है। बैंगनी एवं नीले रंग की कई आभाओं में नील हमें प्राप्त होता है। तो ये जो एनिलीन आपका नील है, ये कैसे है? सबसे पहले तो ये कोल तार से निर्मित है, दूसरे जल में घुलनशील है, तीसरा आपका बैंगनी और नीले रंग की कई आभाओं यानी कि शेड्स में हमें नील प्राप्त होता है। ये आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में घुलने के लिए निर्मित होते हैं। जो सर्वाधिक घुलनशीलता के गुण के कारण ही अन्य नीलों की तुलना में जो आपका एनिलीन नील है, ये अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा जो दोनों वो उतने घुलनशील नहीं थे। तो ये नील धब्बेदार बना देता है। ये नील आपका क्या होता है, वस्त्र पर समरूप से फैलती है, जबकि जो आपके अन्य कम घुलनशील वाले होते हैं वो धब्बेदार बन जाते हैं। तो ये अच्छा नील होता है। एनिलीन आपका घुलनशील है, इसीलिए इसकी जो प्रयोग किया जाता है, ये अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसे हम अधिक जल में वस्त्र को खंगाल कर सरलता से इसको हम हटा भी सकते हैं। जब भी अन्य नीलों की आवश्यकता पड़ने पर इसे हम छुड़ाना कठिन होता है, ठीक? तो अब ये आपने किसकी बात की? एनिलीन की बात की। आपका जो लास्ट इंडिगो है वो लास्ट नील है वो क्या है? वो है आपका इंडिगो नील। ये इंडिगो के पौधे की पत्ती से निर्मित नील होता है, इंडिगो जो होता है। और वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त यह नील अन्य कृत्रिम नील की अपेक्षा महंगा होता है। आपको ये समझ जाना है कि अगर कोई चीज़ हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें उसको प्राप्त करना महंगा होता है, ठीक? अ, इसका रंग भी कम नीला आभायुक्त होता है, जो हमारे मतलब जैसे अगर जो हम प्राकृतिक डाई करते हैं और जो हम कृत्रिम डाई करते हैं, तो दोनों में डिफ़रेंस आता है। जो आपका प्राकृतिक डाई होता है, वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता है, जितना कि आपका कृत्रिम देता है। तो ये आपका इंडिगो क्या है? पहली बात तो ये वानस्पतिक है। अब वानस्पतिक है तो इसको प्राप्त करना भी कठिन होगा, श्रम अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा और जिस चीज़ में समय और श्रम अधिक लगता है तो पता ही है आपको कि वो महँगा होता है, ठीक? महँगा एवं हल्के रंग होने के कारण इसे हम कम प्रयोग में लाते हैं, ये नील आपका कम लोकप्रिय है, ठीक?
तो ये थी हमारी क्या, नील की बात। हमने 4 प्रकार के नील की बात की, कौन-सी? अल्ट्रामेरिन नील, पर्शियन नील, एनिलीन नील और इंडिगो नील। हमने एनिलीन के बारे में बताया कि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि ये घुलनशील है, कोल तार से तैयार किया जाता है। ये इंडिगो नील इंडिगो के पौधे से प्राप्त किया जाता है और बाकी हमने 2 नीलों के बारे में चर्चा की। अब नील देते समय कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं। जैसे वस्त्रों में नील सावधानीपूर्वक देना चाहिए ताकि वस्त्रों में नील के धब्बे ना पड़ पाएँ। नील इतना भी नहीं होना चाहिए कि वस्त्र एकदम से नीला ही हो जाए। नील लगने की उत्तम विधि ये होती है कि आप एक कपड़े के टुकड़े में नील रख कर पोटली बना लें तथा पानी में उसे तब तक डुबोए रहना चाहिए जब तक कि वो हल्का नीला रंग ना छोड़ दे। अब वस्त्र धोने के तुरंत बाद ही उसे गीले वस्त्र को नील में डुबो देना चाहिए। नील लग जाने के बाद उसे निचोड़कर हमें छाँव में सुखा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी हमें उसे नील को लगाकर हमें उसे धूप में नहीं सुखाना है, ठीक? तो हम नील लगाने के बाद कपड़ों को क्या करेंगे? नील लगाने के बाद हम कपड़ों को छाँव में सुखाएँगे, हम उसे कभी धूप में नहीं सुखाएँगे, ठीक? तो ये रही हमारी स्टार्च और ब्लू की बात। हमने स्टार्च देखा, हमने ब्लू देखा। हमारी ये छोटी-सी क्लास थी। कल हमारी छोटी-सी क्लास किसकी होगी? दाग धब्बों के बारे में। फिर हम उसके बाद पहुँच जाएँगे अपने पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक कढ़ाई पर, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक? और साथ ही साथ अगर आप में से जिसने भी टेलीग्राम नहीं जॉइन किया है तो जॉइन कर लें। रात 9 बजे आपको क्विज़ मिलती है तो आप उसे सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बना सकते हैं। बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।